थे ना, कल कोई भी क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ 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 हाँ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना माइक में? चलो बढ़िया। बारिश हो रही है क्या अभी? अभी हो रही है? सुबह भी हो रही थी यार। तो सुबह से अभी तक हो रही है। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? अच्छा, बॉर्न एवर साइकिल, ओके परफेक्ट। हाँ, तो कल आपको पता चल ही गया होगा, एमडी सर की मदर जो है वो एक्सपायर हो गई थी, परसों हो गई थी। तो कल हम लोग वहीं थे, मतलब मैं और तरुण सर तो यहाँ थे, हम लोग कल वहीं गए थे, तो उसी में नहीं आ पाए। और उनका घर आगरा है, एमडी सर का घर आगरा है। तो पहले तो हम दिल्ली जा रहे थे क्योंकि एमडी सर लोग वहीं पे दिल्ली में ही थे। फिर यहाँ से फ्लाइट डिले पहुंची, तब तक वो वहां से निकल गए थे आगरा के लिए। तो फिर हम पीछे पीछे आगरा गए। फिर आगरा में 4-5 बजे तक सब फिनिश हुआ। फिर कानपुर आए। फिर कानपुर से यहाँ आए सुबह सुबह 5 बजे। और फिर आपके लिए फिर मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से आए, दौड़ के तो नहीं आए होंगे, इतना ऑब्वियस है। ट्रेन से ही आए थे, फ्लाइट नहीं थी उधर से रात में। तो पटना बड़ा अच्छी जगह है, रात में ट्रेन यहाँ नहीं मिलती, एकदम सेफ फ्लाइट है इधर, है ना। सुबह सुबह चलेगा, दिन में एक आध फ्लाइट ही चलता है, उससे ज्यादा नहीं। पटना वालों के लिए बड़ा केयर रखा जाता है, ज्यादा फ्लाइट देंगे तो रिस्क रहेगा एक्सीडेंट का, फ्लाइट ही मत दो, है ना। उधर से आ गए, अब ठीक है सब कुछ। कुछ ऐसी सिचुएशन होता है जिसमें लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। वो यही होता है, यही सब चीजें होती हैं जिसमें लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं है, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इट गिव्स यू अ रियलाइजेशन कि आपके हाथ में एक्चुअली कुछ है नहीं, आप बस एक अपना रोल निभा रहे हो, कर रहे हो, जो काम मिला है वो करो, बस उसको बेस्ट करो। क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं थी, नहीं है और नहीं होने वाली, कभी होगी भी नहीं आपके हाथ में वो। और बुरा लगेगा, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, बट एक टाइम पे आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, इससे इसको मानना पड़ेगा कि दैट इज ओनली द ट्रूथ। जो कोई और आपके साथ, मतलब कोई ऊपर में कोई बैठा है, वो इंसान आपके साथ जिंदगी में कर रहा है एक ही चीज, आपको बस उसको फॉलो करना होता है। सबसे ज्यादा दुख क्या होता है एक इंसान को? पेरेंट्स का चले जाना, यही होता है सबसे ज्यादा दुख। या फिर कोई बहुत बड़ा क्लोज इंसान हो, उसका चले जाना। उस समय लगता है कि यार कुछ भी करके बचा लूं, है ना, ऐसे चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, बच जाना चाहिए इंसान। आप जितने पैसे हो आपके पास, जितनी प्रॉपर्टी हो आपके पास, कुछ काम आएगा? नहीं आएगा। तो वो टाइम है, जाना है तो जाना है। हालांकि एमडी सर ने देखो कितना, आई थिंक कैंसर पेशेंट थी उनकी मदर, जनवरी में डिटेक्ट हुआ कैंसर। तो जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट आप मानो 70-80 लाख रुपए खर्च हुए। तो ही ट्राइड, एमडी सर ने पूरा ट्राई किया अपना बेस्ट, कि 6 महीने, साल भर, 2 साल और इंसान को बचाया जा सके, टाइम मिल जाए। लेकिन मिलता थोड़ी है। फिर वो 6 महीने का ही टाइम मिला। जनवरी में मैं वही था जब गुड़गांव में जब ऑपरेशन हुआ, एक हॉस्पिटल है बिरला हॉस्पिटल, तो वहां पे एडमिशन वो हुआ था। सब हुआ, अच्छा ही हुआ। 2-3 महीने, आई थिंक ऑपरेशन नहीं होता तो शायद और होता, लेकिन ये दिमाग की थॉट है। और ऑपरेशन होने के बाद भी सिचुएशन वैसे ही रहा। इनके किडनी में इन्फेक्शन था, तो किडनी क्या हुआ, डॉक्टर ने रिमूव कर दिया, आसपास की जो ऑर्गन्स में स्प्रेड था उसे रिमूव कर दिया, और चल रहा था। तो किडनी रिमूव होने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, किडनी तो इन्फेक्टेड है, हटा देते हैं, एक किडनी सफिशियंट है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर किडनी हटा, किडनी के बाद पता लगा कि डॉक्टर ही है ना, डॉक्टर भगवान तो नहीं हो सकते। भगवान ने तय कर रखा है आपका टाइम कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, अब उसमें आप जितना दिमाग लगाने लगा लो। ठीक है, तो वही 6 महीने का ही था वो टाइम, क्योंकि किडनी से तो हट चुका था ना भाई, कैंसर तो ऑपरेट हो चुका था। लेकिन फिर 1-2 दिन पहले तबीयत खराब हुई, और फिर ठीक है, फिर डायलिसिस पे ले गए लोग उनको, दूसरे मतलब दूसरा किडनी में इफेक्ट होने लगा, तो डायलिसिस पे ले गए। डायलिसिस पे शाम में ही वैसे फोन आ गया था कि
नर्व्स नहीं चल रहे हैं या हार्ट बीट नहीं आ रहा है, फिर वो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ऐसे देते हैं सो दैट पेशेंट को वापस से रिकवरी हो जाती है। तो वो हीट और आयरन वाली जो भी बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको, उस वो दिया गया। तो फिर नर्व्स नर्व्स वापस आ गए, पल्सेस वापस आ गए, हार्ट बीट चलने लगा। फिर वो 1.5-2 घंटे तक चला, लेकिन होश नहीं था, नर्व्स चले बस। फिर उसके बाद फिर आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हो, काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर बुलावा आ चुका है। तो यही था। फिर एमडी सर को हम लोग 5 बजे छोड़ के वहां तक, उनके घर तक, फिर हम लोग आ गए थे वापस। तो ऐसे ही प्लान किया था कि आज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो सुबह 5 बजे एक ट्रेन पहुंचा रही थी, टिकट मिलती नहीं मिलती, आना तो था। तो फिर एक राजधानी ट्रेन चलती है, दिल्ली से चलती है, जो कानपुर होके आती है। तो हम आगरा में थे, हमने देखा कि कानपुर पहुंचा जा सकता है। 9:50 पे कानपुर में आती है वो ट्रेन, और हम 5 बजे वहां थे आगरा में। फिर एक टैक्सी वाले को फोन किया कि भाई कुछ भी करके 4 घंटे पहुंचा दो। हालांकि 4 घंटे का रास्ता है नहीं, इट्स 310 किलोमीटर्स टैक्सी से। हाँ, मेरी गाड़ी होती तो मैं पहुंचा देता, लेकिन टैक्सी वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। पता लगा टैक्सी वाले ने ऐसे किया और फिर ऐसे ही हो गया। तो खैर उसने बड़ा स्पीड में लेके चलाया और पहुंचा दिया वहां पे फाइनली। 9:50 पे ट्रेन थी, हम लोग पहुंचे हैं 9:30 के आसपास पे, और फिर भागे ऐसे कि बस मिल जाए ट्रेन। मिल गई ट्रेन। फिर इतना थके थे ना, क्योंकि लास्ट नाइट सोए नहीं थे, पूरे दिन भगे थे। फिर जो नींद आई है सुकून वाली ट्रेन में, फिर ऐसी खुली पटना स्टेशन पर। जब लोग कह रहे थे कि हाँ, कुली आके पूछ रहा सामान भी है, मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुद सामान हूँ, मुझे जाना है। फिर मैं उतरा, आ गया इधर ओला उबर करके। फिर कितना मिला होगा, आई थिंक 7:30 में फिर जग गया था, 5:30 में सोया था, 7:30 में जगा था। फिर कर रहे मजदूरी आपके साथ, अब जाएंगे फिर सोएंगे। चलो लिखो, कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके सामने है उसमें मेहनत कर लीजिए, बाकी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। ये सब घटनाएं पता है क्यों होती है? ये सब घटनाएं इसलिए होती हैं आपको रियलाइज कराया जा सके कि नथिंग इज इन योर हैंड। तो आप क्या कर सकते हो, आपके सामने जो है उसको बेस्ट कर सकते हो, दैट्स इट। और कल एक बड़ा अच्छा लाइन पढ़ा था मैंने कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने भी आएगी, सफलता तुम्हारे सामने भी आएगी, और हर इंसान के सामने सफलता, अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक ना एक बार आएगा, ये तय है। जिसको कहते हैं नसीब, वो नसीब में अच्छा लिखा होता है, हर इंसान का अच्छा लिखा होता है। ठीक है, तभी आप धरती पे आए हो। तो एवरीवन ऑन द अर्थ हैज अ रीजन। कोई आया है ना, वो किसी रीजन की वजह से आया है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग आलस में रहते हैं, लोग वो करते रहते हैं कि हाँ एंजॉय करते रहते हैं, या फिर उसमें होते हैं एंग्री मोमेंट्स में, कई गुस्से ही कर रहे हैं, कोई लड़े ही जा रहा है, कोई कुछ हो रहा होता है। जब अपॉर्चुनिटी आती है, कौन सक्सेसफुल होता है? जब अपॉर्चुनिटी आएगी और जो हार्डवर्क कर रहा होगा उसको मिल जाता है वो अपॉर्चुनिटी, वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन कई लोग कहते कुछ मस्ती में चल रहा है, आलस में है, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फिर बाद में वही लोग कहते हैं कि मेरा नसीब खराब है। बाद में यही लोग कहते हैं, जबकि अच्छा था, सही टाइम पे आपने सही मेहनत नहीं करा तो खराब हुआ वो। खैर, आ जाओ जल्दी बैठो, आ जाओ हार्डवर्क करते हैं वापस। अपना अपना काम तो हार्डवर्क करना है, करते हैं हार्डवर्क। लिखो बॉर्न हैबर साइकिल आपने लिखा था, उसमें हेस लॉ और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लिया था, गुड। लिखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, लिखो बॉर्न हैबर साइकिल हम ड्रॉ कर रहे हैं, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। भाई बैठो, क्या हुआ? बॉर्न हैबर साइकिल, कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ भाई, इधर पूरा ही खाली जगह है। बताओ तुम कुर्सी के लिए इतनी लड़ रही है, भाई इधर बैठो, इधर आ जाओ। हाँ, बॉर्न हैबर साइकिल सुनो, हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल से क्या कर रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, है ना? जल्दी बैठो, जल्दी फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, है ना? तो लिखो सबसे पहले हमने दो चीज पढ़ी होगी, हेस लॉ, और फिर क्या पढ़ा था हेस लॉ के बाद? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन कैसे आता है उस पे? कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl।
कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड। NaCl सॉलिड का लैटिस एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। उसमें आपको दिया होगा सब्लिमेशन एनर्जी इज इक्वल टू 400 किलो जूल पर मोल। कुछ वैल्यूज आपको दी होती हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू 200 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिया होता है आपके पास 400 किलो जूल पर मोल। और फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया होता है EA1 दैट इज -200 किलो जूल पर मोल। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है उसके बाद एक और चीज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा दैट इज 1000 किलो जूल पर मोल। और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। चलो, लैटिस एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले बॉर्न हैबर साइकिल बनाना होगा। ठीक है। बोर्ड पे देखो सब लोग, बॉर्न हैबर साइकिल कैसे बनाते हैं। जब भी आपके पास यहां पे आयनिक कंपाउंड, जब भी सॉलिड दिख गया इसका मतलब समझ जाएंगे आयनिक कंपाउंड है, हाँ या ना। तो देखो आपके पास सॉलिड है तो मैं यहां पे लिख दूंगा NaCl सॉलिड, हमें यही आयनिक कंपाउंड बनाना है। अब एक कंपाउंड बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। सबसे पहला तरीका क्या है, सोडियम क्या मेटल है यहां पे, मेटल कैसे अवस्था में मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस। मेटल जो है सॉलिड स्टेट में मिलता है आपके नेचर में। क्लोरीन नॉन मेटल है, वो कैसी स्टेट में मिलेगा, गैसीय स्टेट में मिलेगा। तो क्या मैं इसको Cl2 गैस लिख दूं और ये दोनों मिलके NaCl बनेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है। देखो व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये कहता है कि आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, अगर आप उस नेचुरल स्टेट से बना रहे हो तो ये जो रिएक्शन होगा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली रिएक्शन होगी। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड को अगर आप नेचुरल स्टेट से बना रहे हो, जैसे मेटल सॉलिड स्टेट से है, क्लोरीन गैसीय स्टेट से है, अगर आप नेचुरल स्टेट से बना रहे हो तो यहां जो एनर्जी रिलीज हुई होगी डेल्टा HF, वो क्या है 1000 किलो जूल पर। यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, आप ऐसे भी समझिए रिक्वायर्ड हुई होगी। चलो नेक्स्ट। अच्छा दूसरा स्टेप, दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर मेरे पास Na+ मिल जाए और Cl- मिल जाए तो दोनों मिला के क्या NaCl बनाया जा सकता है, दूसरा स्टेप। तो सॉलिड से Na+ बनाने के लिए पहले तो गैस बनाना पड़ेगा। इसमें कौन सी एनर्जी लगेगी, सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस में क्या सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा। Na गैस से Na+ गैस बनाने के लिए क्या आयनाइजेशन एनर्जी 1 देना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बन गया, Na+ गैस बन गया है। उसी तरह मुझे Cl- बनाना है, तो Cl- के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या पहले मैं इसको बॉन्ड तोड़ूंगा, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी को हमेशा स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आपके पास एक क्लोरीन गैस मिल जाएगा, क्लोरीन गैस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, क्या Cl- गैस बन जाएगा। Na+ गैस बन गया, Cl- गैस बन गया है, क्या ये दोनों लैटिस बना लेंगे, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम लैटिस बनाएंगे। और लैटिस बनाने में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बनाने में एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या लैटिस एनर्जी होगा। हेस लॉ ने क्या बोला था, चाहे आप किसी भी तरह से रिएक्शन कंपाउंड बनाएं, एनर्जी विल ऑलवेज बी सेम। चाहे आप स्ट्रेट कंपाउंड बनाएं, चाहे आप इधर से कंपाउंड बनाएं, एनर्जी। अच्छा स्ट्रेट में कौन सी एनर्जी लगी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्ट्रेट में इतना ही एनर्जी लगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। नीचे में कौन सी एनर्जी लगी, देखो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस I1, सबसे पहले लिखो सब्लिमेशन एनर्जी लगी है प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगा है। उसके बाद क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा है, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर देखो EA1 भी आया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस लैटिस एनर्जी आया है, प्लस लैटिस एनर्जी। क्या दोनों तरफ की एनर्जी सेम होगी, पूछ रहा है लैटिस एनर्जी निकाली है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो डेल्टा HF का वैल्यू दिया है, क्या मैं 1000 पुट कर दूं, डेल्टा HF जो दिया है 1000। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगा 400 होगा, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगा 200 होगा, प्लस 200। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 400 है, तो यहां पे 400 प्लस 400 आ जाएगा।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या 100 200 हो जाएगा? 200 है ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 200 प्लस। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट माइनस में आएगा ना वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आपको लिखना है, तो क्या माइनस में होगा? तो इट विल बी माइनस ऑफ 200। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको खुद से भी रखना होता है प्लस। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को मान लेते हैं x। अब कैलकुलेट कर लो, क्या ये 1000 हो गया इज इक्वल टू 800 प्लस 100 900 माइनस 200 प्लस x। तो आपके पास 1000 इज इक्वल टू 700 प्लस x। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 300 या माइनस 300? 300। लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू 300 आ रही है, आपको आंसर में क्या लिखना है? माइनस 300 प्लस 300 माइनस 300। रीजन लैटिस एनर्जी, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होता है, तो जो लैटिस एनर्जी होगा वो माइनस 300 किलो जूल पर मोल। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। आपके पास बाकी सारे एनर्जी की वैल्यू दी होती है, आपसे लैटिस एनर्जी पूछा जाता है। कौन है उधर? कोई है? कौन है? तुम्हारी दोस्त है वो? ऐसे ही कोई किसी को इशारे कर दे रहे, दोस्त नहीं है तो? अच्छा तुम्हारी दोस्त है वो, क्या बैच 1 बैच 2 से? उसको डर नहीं लग रहा मेरे से? बॉर्न हैबर साइकिल। देखो, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ एमजीओ सॉलिड, और उसमें वैल्यू दी रहेगी, आप इस बार कैलकुलेट करो, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। तो 28 को टेस्ट हुआ था आपका। अंकित कौन है? आशीष। और ये कौन है? प्रिय रंजन कौन है? मंजीत कौन है? और बाबुल कौन है? लड़कियां तो भाई कहीं दूर दूर तक नहीं है भाई। अंजू कौन है? इंप्रूव करो थोड़ा सा और। हाँ, अभी बढ़ा रहा हूं वैल्यूज। हो गया ना ये वाला? नहीं हुआ ये? क्या कर रहे हो? कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ एमजीओ, जल्दी करो। कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ एमजीओ सॉलिड।
आप यहां सीख लो, इसका काम यहां तो आएगा ही, आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री में भी आ जाएगा। देखो MgO सॉलिड है, अगर मान लो आपको डेल्टा HF दिया गया है आपके पास -2000 किलो जूल पर मोल, उसके बाद सब्लिमेशन एनर्जी दिया होगा आपके पास 100 किलो जूल पर मोल, जो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है वो दिया होगा आपके पास 200 किलो जूल पर मोल, जो IE2 दिया होगा वो दिया होगा आपके पास 100 किलो जूल पर मोल, है ना। उसके बाद आ जाओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 400 किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, दैट इज -800 किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है वो हो जाएगा आपके पास +1800 किलो जूल पर मोल। लैटिस एनर्जी आपको निकालना है, आओ जाओ। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो आपको बनाना क्या है, बोर्ड पे देखो बनाना क्या, आपके पास MgO सॉलिड है। अब ये आयनिक कंपाउंड है या नहीं, सॉलिड है तो पता चल गया, मेटल और नॉन मेटल से बना है तो पता चल गया आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड के बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिख लो, या तो आप केटाइन एनाइन बना लो, ठीक बात है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम मेटल है, कैसा मिलेगा नेचर में, सॉलिड लिक्विड गैस, मेटल सॉलिड मिलेगा, और ऑक्सीजन कैसा मिलेगा, O2 गैस के फॉर्म में मिलेगा, गैस। अब देखो हमेशा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन बैलेंस लिखनी होती है, तो कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई है वो कितना हुआ है, -2000। कई बार प्लस देगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कई बार माइनस देगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा बेस्ड है, आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। चलो अब आपसे पूछा जा रहा है सेकंड मेथड क्या है, तो सबसे पहले उसको गैस बनाना पड़ेगा। तो सॉलिड से गैस बनाने के लिए मैंने कौन सी एनर्जी दी, सब्लिमेशन एनर्जी। अब ध्यान दो, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दूंगा तभी तो जाके Mg+ बनेगा, Mg+ गैस बन गया, लेकिन Mg+ चाहिए, Mg+2 चाहिए, +2 करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी और एनर्जी दूंगा, यानी कि IE2 दे दूंगा, तो आपके पास देखो Mg+2 बन गया। उसके बाद देखो वहां पे ऑक्सीजन चाहिए अपने को, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ो, और बॉन्ड तोड़ने के बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बनेगा हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या आपके पास ऑक्सीजन गैस बन गया। इस ऑक्सीजन गैस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 लगाने पे क्या O- बन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, O-2 गैस बनेगा ना। तो Mg+2 गैस, O-2 गैस, ये दोनों आपस में मिलेंगे और लैटिस एनर्जी रिलीज करके, क्या आपके पास MgO सॉलिड बनेगा। हेस लॉ कहता है चाहे किधर से भी आप कंपाउंड बनाओ, एनर्जी विल ऑलवेज बी द सेम। तो कह रहा है कि आपके पास जो डेल्टा HF है वो किसके बराबर है, तो सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी दिया गया प्लस, IE1 दिया प्लस, IE2 दिया प्लस, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया प्लस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 प्लस, लैटिस एनर्जी L। अब वैल्यू रखते हैं, डेल्टा HF का वैल्यू कितना दिया है, -2000। सब्लिमेशन एनर्जी कितना है, 100 है क्या। आयनाइजेशन एनर्जी 1 कितना है, 200। आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितना है, 100। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ करके क्या 200 आ जाएगा, सीधा लिख देता हूं, प्लस EA1 की वैल्यू, क्या पहला वाला हमेशा माइनस होगा, तो आपके पास -800 दिया गया है, प्लस EA2 हमेशा प्लस होता है, तो दैट इज 1800, और लैटिस एनर्जी हमें निकालना ही है। कितना हो रहा है, 200, 400, 600, 18 और -2000 इज इक्वल टू 3 1 4 2 6 -200 1600, तो आ जाएगा 1600 प्लस x कितना आ रहा है, -3600। यहां पे देखो x अपने आप माइनस आ गया है, यानी कि पता चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, लैटिस एनर्जी रिलीज होती भी है। हेस लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ दिया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो एनर्जी बन रही है
और नीचे से जो एनर्जी बन रही है वो दोनों एनर्जी सेम बनेगी। दैट इज हिस लॉ, सिंपल। एक और कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। Al2O3 का बना लो सब लोग, जिसका हो गया है आप सब लोग Al2O3 का साइकिल बना लो, फिर मैं वैल्यू दूंगा तो आप निकाल देना। पहले साइकिल बना लो, बॉर्न हाइबर साइकिल बना लो। Al2O3 फ्रेंडशिप डे मना लिया आपने? नहीं बनाए थे? क्या कर रहे थे उस दिन? पढ़ रहे थे आप लोग संडे के दिन? आदिवासी हो गया तो फ्रेंडशिप डे नहीं पता है तुम्हें? जंगलों में रहते हो क्या अभी तक? फ्रेंडशिप डे क्या होता है देख रहे हो? इंडिया में नहीं मनाना चाहिए था, लड़कियां बहुत मनाती है भाई। सबके हॉस्टल रूम में चेकिंग होगी ना, एक एक बैंड, दो दो बैंड तो निकलेगा, देख लो। Al2O3 का बॉर्न हाइबर साइकिल बना लीजिए फटाफट से। Al2O3 का साइकिल बना लीजिए, फिर वैल्यू दे दूंगा तो आप खुद ही निकाल लेना। बॉर्न हाइबर साइकिल ऑफ Al2O3। ड्रॉ बॉर्न हाइबर साइकिल ऑफ, हो गया यहां तक? चलो लिखो क्वेश्चन में, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3। कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 सॉलिड। Al2O3 सॉलिड का लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मैं इसका साइकिल बनाता हूं या वैल्यू भी लिख ही लो चलो। डेल्टा HF जो होगा वो होगा -4000 किलोजूल पर मोल। जो आपका सब्लिमेशन एनर्जी है वो है आपके पास 10 किलोजूल पर मोल। जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 3, इन तीनों की वैल्यू कलेक्टिवली दी गई है 2000 किलोजूल पर मोल, 200 किलोजूल पर मोल। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 का वैल्यू दिया है वो दिया है -400 किलोजूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 का वैल्यू दिया है 200 किलोजूल, 200 नहीं 800 किलोजूल पर मोल। लैटिस एनर्जी तो ठीक है, चलो निकालो इसको। कितना आ रहा है? 1। अच्छा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी छूट गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 1000 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? 5100 माइनस में आ रहा है। कल 5110 देख लेते हैं। देखो बोर्ड पे इसको सॉल्व करते फिर लिख लेना, बोर्ड पे सॉल्व करना देख लो। देखो हमें बनाना है Al2O3, और Al2O3 सॉलिड बनाना है, इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ले लेता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम। ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम, क्या ये सॉलिड बनेगा? प्लस अगर मैं 3/2 O2 लेता हूं
तो तभी आपके पास देखो बैलेंस बनेगा। एल्युमिनियम सॉलिड में मिलेगा और ऑक्सीजन गैस में मिलेगा, बैलेंस करने के लिए हमने ये ले लिया। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाओ, मुझे डेल्टा HF इस रिएक्शन का कितना दिया है? -4000। अच्छा, देखो यहां पे सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी दे देंगे। सब्लिमेशन एनर्जी देने से क्या एल्युमिनियम गैस बन जाएगा? इसमें अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे दोगे तो क्या एल्युमिनियम प्लस गैस बन रहा है? इसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी 2 दे दोगे तो क्या आपके पास Al+2 बन जाएगा? इसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी 3 दे दोगे तो आपके पास Al+3 गैस बन रहा नहीं बन रहा? अब आ जाओ, इसमें हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना है 3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आपको दे दिया जाए। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया जाए, बॉन्ड एनर्जी दिया जाए, बात एक ही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 करोगे तो क्या O- गैस बनेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 कर दोगे तो O-2 गैस बनेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 डाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? O-3 गैस। अच्छा, O-3 नहीं आएगा। अब आपके पास क्या होगा? Al+3 और O-2 आपस में कंबाइन होंगे और दोनों कंबाइन होके दोनों का लैटिस बनेगा और आपके सामने लैटिस एनर्जी बनके तैयार है। किसी भी तरफ से एनर्जी लो, सेम ही आना है। तो ऊपर वाले साइड से मेरे पास क्या आया है? डेल्टा HF। नीचे वाले साइड से सब्लिमेशन एनर्जी प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, सबका आ रहा है यही, प्लस 3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, सबका यही आ रहा है। सब्लिमेट, अच्छा ये कितना दिया है? -4000 दिया है। सब्लिमेशन एनर्जी 10 दिया है, प्लस 1 2 3 का समेशन इन तीनों की जगह पे क्या 200 दे दिया है, प्लस 3/2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, क्या आपके पास 1000 आ रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की वैल्यू कितनी है? -400 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 की वैल्यू बेटा 800 प्लस लैटिस एनर्जी जिसको हम लोग x मान लेते हैं। -4000 कितना हो गया? 10 प्लस 210 ये हो गया, और वो कितना हो गया? 1500। क्या कितना आ रहा है? सब्लिमेशन एनर्जी 2 टाइम्स, केवल बॉन्ड एनर्जी में मल्टीप्लाई करते हैं स्टोइकोमेट्री, सारे एनर्जी में नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ओनली बॉन्ड एनर्जी में। आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, मैंने सब्लिमेशन एनर्जी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। मान लो एक कपूर है, रूम टेम्परेचर पर रख दो वो भी पिघल जाएगा, भाई 10 कपूर रख दो सारे पिघल जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक कपूर के लिए 100 किलो जूल चाहिए तो 10 कपूर के लिए 100 × 10। चलो नेक्स्ट, कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है? 210 प्लस 1500 प्लस 400 प्लस x, कितना आ रहा है? 15 4 19 21, 2110 प्लस x -4000 -6100 आ रहा है। आजा भाई, हम्म, 6110 आ रहा है आपके पास। चलो नेक्स्ट, केवल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में स्टोइकोमेट्री मल्टीप्लाई होता है, सब्लिमेशन में नहीं कर देना आप। रीजन सब्लिमेशन देखो, अगर कपूर यहां पे रखा हुआ है एक, वो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो गया, अगर 10 रख दो तो भी रूम टेम्परेचर हो जाएगा, अगर 50 रख दो तो भी रूम टेम्परेचर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है भाई। 2 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें 2 गुना एनर्जी देना पड़े, 3 गुना एनर्जी देना पड़े। बट अगर सॉलिड से वेपर हो रहा है 100 डिग्री पे तो सारे ही हो जाएंगे, एक एल्युमिनियम हो, 2 एल्युमिनियम हो, 10 एल्युमिनियम, क्या फर्क पड़ता है, सारे एटम पिघल जाएंगे। अब जैसे बॉन्ड तोड़ने में मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, दूसरा बॉन्ड में उतना ज्यादा और एनर्जी देना पड़ेगा, तीसरा बॉन्ड तोड़ने में फिर से वापस एनर्जी दे, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। आप ऐसे याद रखो, बॉन्ड एनर्जी में ही मल्टीप्लाई होगा, रेस्ट एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो अब लिखो,
प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कौन सी प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो। आयनिक कंपाउंड का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? तो मैंने आपको बोला था आयनिक कंपाउंड हमेशा लैटिस बना के रहता है, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम, वेरी टाइट पैक्ड, है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज है, वेरी टाइटली पैक्ड है। तो जब पास पास होंगे तो ये सॉलिड होगा ना सारे। तो आयनिक कंपाउंड जो भी आपको देखने को मिलेगा दे ऑल आर सॉलिड। लिखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, देखो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हो जाएगा जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल सॉलिड इन नेचर। सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में सॉलिड इन नेचर होते हैं। सॉलिड इन नेचर के ब्रैकेट में लिखे गए जो एटम्स हैं वेरी टाइटली पैक्ड, एटम्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। एटम्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। एटम्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज द एमपी एंड बीपी, लो होगा या हाई होगा? अब देखो अभी अभी मैंने बोला है कि वो सॉलिड है। अब सॉलिड को मेल्ट करना बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉयल करना बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सॉलिड को मेल्ट करना और बॉयल करना वेरी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। लिखो आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई सॉलिड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई एमपी एंड बीपी, बहुत हाई है। क्यों? सॉलिड है और सॉलिड को पिघलाने में, सॉलिड को मेल्ट कराने में वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई एमपी एंड बीपी ड्यू टू सॉलिड नेचर। सॉलिड नेचर की वजह से आयनिक कंपाउंड्स का वेरी हाई एमपी एंड बीपी होगा। तीसरा लिखो आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी कैसी होती है, हाई या लो? हाई नहीं, लो वो भी गलत है। हां, मीडियम पे डिपेंड कर जाता है। अगर मान लो सॉलिड है तो सॉलिड में वो आयंस थोड़ी मूव कर पाएंगे, सॉलिड में तो टाइटली पैक्ड है, तो आयंस मूव नहीं कर पाए तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। कंडक्टिविटी, अगर आयंस मूव करेगा तो ही कंडक्टिविटी होगी, आयंस मूव नहीं कर रहा है तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो देखो सॉलिड में टाइटली पैक्ड है, आयंस मूव नहीं कर रहा है, कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डाल दूं एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में जितने टाइटली पैक्ड होते हैं वो उतने ही दूर भाग जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। सॉलिड में सारे टाइटली पैक्ड है, पास पास है, जैसे ही पानी में गया उतने ही दूर दूर भाग रहे होते हैं। वो पानी में जाते हैं आयंस डेविएट हो जाते हैं, दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से, और जितना दूर दूर भागेगा तो क्या वो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो क्या कंडक्टिव हो जाएगा। तो सॉलिड में तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, लो होगी। बट अगर एक्वस या मोल्टन स्टेट दे दें उसमें आपके पास कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सॉलिड स्टेट कंडक्टिविटी इज लो, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपके पास, लो हो जाएगा। अच्छा, और लिक्विड या एक्वस स्टेट, लिक्विड स्लैश एक्वस स्लैश मोल्टन, आपके सिलेबस में तीनों का मतलब एक ही है। लिक्विड स्लैश एक्वस स्लैश मोल्टन, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी यहां पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है, वो चौथा जो पॉइंट है इसमें, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। और सॉल्युबिलिटी के लिए 9th क्लास में मैडम पढ़ाती हैं आपको एक लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, जो जैसा है वैसे ही में मिल जाता है, राइट। इसका मतलब यही है अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। अगर कोई कंपाउंड
नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी का वेरी छोटू सा कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब होता है अगर मेरे पास कंपाउंड पोलर है तो कहां जाके सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। कंपाउंड पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना पड़ेगा, तभी लाइक और लाइक में मिल जाते हैं। अगर कंपाउंड ही आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर कंपाउंड, ये कहां सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कंपाउंड अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में मिलेगा, और कंपाउंड अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके घुल मिल जाएगा। चलो, ये हो गया सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड का नेचर क्या है, पोलर या नॉन पोलर, कैसे, चार्ज है ना, अब सीधा समझो, चार्ज है ना, चार्ज है तो आयन से तो पोलर होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो क्या है, पोलर कंपाउंड है। और अगर आयनिक कंपाउंड पोलर है तो किसमें जाके सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक कंपाउंड पोलर कंपाउंड है, इसलिए सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट ओनली, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट पोलर का मतलब सॉल्वेंट में भी चार्ज होना चाहिए। सॉल्वेंट में कैसा चार्ज होगा, जैसे वाटर H प्लस OH माइनस, जैसे HCl H प्लस Cl माइनस। पोलर सॉल्वेंट के लिए एग्जांपल देख लीजिए, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर जो है H प्लस OH माइनस पोलर सॉल्वेंट, H प्लस Cl माइनस पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। आपके पास H प्लस HSO4 माइनस पोलर सॉल्वेंट, 2H प्लस NSO4 माइनस 2 पोलर सॉल्वेंट। तो जहां भी सॉल्वेंट में चार्ज आ जाए पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है और ये डिसॉल्व होगा आपके पास पोलर सॉल्वेंट में, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब लिखो सॉल्युबिलिटी, हेडिंग लगा लो सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, SO4 माइनस 2। सॉल्युबिलिटी के लिए ना बड़ा अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो आलिया भट्ट की मूवी रिलीज हो रही है, तो आलिया भट्ट प्रमोशन करने आएगी हर शहर में। मान लो आपके पटना में आलिया भट्ट प्रमोशन करने आई सिटी सेंटर मॉल में, तो आलिया भट्ट को देखने के लिए आलिया भट्ट जैसे लोग जाएंगे जो उनको पसंद करते हैं, उनके फैन है ना, तो आलिया भट्ट को चारों तरफ से घेर लेंगे वो। तो आलिया भट्ट जैसी है उनके फैन भी वैसे ही होंगे, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। तो जैसी आलिया भट्ट हैं उनके फैन भी लगभग वैसे ही होंगे। तो सेम चीजों से घिर जाना, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। खैर, अब इधर आओ, मान लो आपके सिटी सेंटर मॉल में ही डॉली चाय वाला आ जाता है, फिर अलग तरह की जनता जाएगी, आप भी उसमें से एक ही हो, तो आप भी जाओगे भाई, आलिया भट्ट में जाओ ना जाओ, डॉली में जरूर जाओगे आप, मुझे पता है, ठीक है ना। इसमें बियर बाइसेप्स में जाओगे, तुम्हारी पसंद थोड़ी अच्छी करो। चलो, हाँ हाँ, सब भाई भाई निकल जाएगा, रुक जाओ। देखो क्या होगा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एक कंपाउंड बीच में और उसको चारों तरफ से घेर लेना, दैट इज सॉल्युबिलिटी। जैसे पुरानी मूवीज में होता था, लड़ाई का सीन होता था, चारों तरफ से घूम रहे होते थे, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं तलवार लेके, है ना, एक दूसरे को देख रहे होते थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे देख के, ठीक है। फिर एक अचानक से उसमें तलवार चला देगा, फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी, ऐसे ही होता था। सॉल्युबिलिटी भी वही है,
कोई भी कंपाउंड आप सॉल्युबिलिटी ले लो, आयनिक कंपाउंड ले लो, नॉन आयनिक कंपाउंड ले लो, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड ले लो, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो आप एक गिलास पानी लो और उसमें चीनी, उसमें मान लो नमक डाल रहे हो, क्या होता होगा उस पानी के अंदर? क्या होता होगा उसके अंदर? जो आप NaCl डाल रहे हो, नमक, वो सबसे पहले Na अलग और Cl अलग होता है, और Na को चारों तरफ से घेरता है OH माइनस और Cl को घेरता है H प्लस, और इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट पार्टिकल अगर चारों तरफ से घेर ले, इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। जैसे नमक को चारों तरफ से कौन घेर रहा है? पानी, वाटर। तो सॉल्यूट को कौन घेर रहा है? सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट पार्टिकल को चारों तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल सराउंड कर ले, घेर ले, इसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अगर आयनिक कंपाउंड को हम डालते हैं सॉल्वेंट में, तो आयनिक कंपाउंड सबसे पहले टूटता है, घेरने से पहले सबसे पहले वो टूटेगा। जैसे आयनिक कंपाउंड का आपने बनाया था वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लैटिस, और वो लैटिस आप डालते हो, वो जो आप खाते हो ना, वो लैटिस होता है NaCl का। जो आप नमक खा रहे हो, वो लैटिस है NaCl का, दिखता है इतना छोटा, उसके अंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उसमें Na प्लस और Cl माइनस का। आप उसको डालोगे, Na अलग भागेगा, Cl माइनस अलग भागेगा, और Na जो भाग रहा है उसको कौन घेरेगा? माइनस चार्ज, और जो Cl घेर रहा है उसको कौन घेरेगा? प्लस चार्ज। इसी घेरने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। लिखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी क्या है? द प्रोसेस इन विच, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है प्रोसेस इन विच, प्रोसेस इन विच solute particles are surrounded by solvent particles. Solute particles are surrounded by solvent particles. The process in which solute particles are surrounded by solvent particles is known as solubility. अच्छा, अभी अभी मैंने बोला कि अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल को पानी में डाल रहे हो, तो सबसे पहले वो टूट रहा है प्लस और माइनस में, और टूट रहा है तो उसको अपोजिट चार्ज घेर रहा है। Na प्लस को कौन घेर रहा है? OH माइनस, और Cl माइनस को कौन घेर रहा है? H प्लस। तो अगर अपोजिट चार्ज घेर रहा है तो अट्रैक्शन होगा क्या? तो सॉल्युबिलिटी में भी तो अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी में जो एनर्जी रिलीज होगा या गेन होगा? अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो लिखो अगला प्रोसेस इज सॉल्वेशन एनर्जी। जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्यूट पार्टिकल को चारों तरफ से कौन घेरता है? सॉल्वेंट। और उस सॉल्वेंट पार्टिकल जब चारों तरफ से घेरता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोल देते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन solute particle are surrounded by solvent particle. When solute particle are surrounded by solvent particle, जब solute particle को solvent particle से सराउंड करते हैं। अच्छा, जब solute और solvent को सराउंड करेगा तो क्या आपके पास समझ में आ रहा है कि ये अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन क्यों होगा? अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अट्रैक्शन ड्यू टू अपोजिट चार्ज, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो इसी अट्रैक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी हो गया, सॉल्वेशन एनर्जी हो गया। उसी तरह एक टर्म आता है हाइड्रेशन, किसे कहते हैं? उसी तरह एक टर्म आता है, व्हाट इज हाइड्रेशन? देखो, अगर हम सॉल्वेंट को फिक्स कर दें कि वाटर ही है, अगर हम सॉल्वेंट को फिक्स कर दें कि वो वाटर ही है और कोई सॉल्वेंट नहीं हो सकता, जैसे सॉल्वेंट अल्कोहल भी है, जैसे सॉल्वेंट बहुत सारे हैं आपके पास, बट अगर मैं सॉल्वेंट फिक्स कर दूं कि वाटर ही होने वाला है,
तो फिर इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन। तो प्रोसेस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल आर सराउंडेड बाय वाटर, सीधा लिखो। प्रोसेस इन विच solute particle are surrounded by water is known as hydration। solute particle को जब water घेर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन बोलते हैं। प्रोसेस इन विच solute particles are surrounded by water is known as hydration। हाइड्रेशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी। फटाफट लिखो, फिर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। हम्म हम्म सभी विटामिन सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, हाँ होंगे, यस। क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड क्या है, पोलर सॉल्यूट। तो ऑलवेज पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, होगी, ऑलवेज, ऑलवेज होगी। अभी बता रहा हूं, वही एग्जांपल पे आ रहा हूं, ऑलवेज होगी। हो गया, फटाफट लिखो। अभी मैं दिखाता हूं कि आप लोग नमक डालते हो उसमें पानी में और फटाफट पी लेते हो, लेकिन उस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा होता है वो भी पढ़ना है, उसी को सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। वही वाला एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ है, उसी को पढ़ना है। हो गया, चलो लिखो। NaCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। अब आपको एग्जांपल से समझना है इस सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। solubility of NaCl in water। जैसे मान लो NaCl कैसा होता है, जरा ध्यान से देखना NaCl कैसा होता है। तो NaCl आपके पास एक केटाइन, उसके बगल में एनाइन, फिर क्या है केटाइन, फिर एनाइन, ऐसा बना के आपके पास 3 डायमेंशन लैटिस रहता है। ऐसा 3 डायमेंशन लैटिस बना रहता है।
ऐसा 3 डायमेंशनल लैटिस आपके पास बना रहता है आयनिक कंपाउंड का, और इसको हम लोग बोल रहे हैं NaCl। ये जो आपके पास बोल रहे हैं दिस इज NaCl सॉलिड है अभी, और यहां पे मान लो प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है, यहां माइनस प्लस 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 माइनस, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड पड़ा है। अब ये मान लो आपके पास ये क्या है, नमक है, दिस इज व्हाट, दिस इज सॉल्ट, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसे बॉन्डेड है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अगर मैं इसमें वाटर डाल रहा हूं, ये नमक आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें मैंने वाटर डाला, तो वाटर में आपके पास, आप ध्यान देना, 2 एंड है। वाटर में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज दिख रहा है, और H हाइड्रोजन पे +1 चार्ज दिख रहा है ना। जो NaCl का माइनस है, जो NaCl का प्लस है, मान लो Na प्लस है, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, उसको वाटर का ऑक्सीजन माइनस अट्रैक्ट करेगा। जो NaCl का माइनस है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर का बेटा H प्लस अट्रैक्ट करेगा। जो NaCl का प्लस है, आप ध्यान देना, उसको वाटर का माइनस वाला एंड अट्रैक्ट करेगा। जो NaCl का प्लस है उसमें वाटर का प्लस वाला साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली यहां पे वाटर का ये है वाटर, इसमें ऑक्सीजन का माइनस वाला साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसमें ये है आपके पास वाटर, ऑक्सीजन का प्लस वाला साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहां पे O है, H है, और फिर आपके पास H है, ऑक्सीजन का ये वाला साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली क्या वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेगा। अब देखो, पहले से मुझे आयनिक अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। पहले से लैटिस के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले से चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और अच्छा खासा लग रहा है। लेकिन पानी में डालने के बाद वाटर इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा अट्रैक्शन लगाने लगता है। ध्यान से दीजिएगा, पहले आपके पास आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, वो स्टेबल है। जैसे उसमें पानी डाला तो पानी बाहर से ज्यादा अच्छे से खींच रहा है, पहले से जो बॉन्ड बना है उससे ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना रहा है, पहले से जो अट्रैक्शन हो रहा है उससे ज्यादा अट्रैक्शन पानी देता है। तो पहले वाला बॉन्ड वीक हो गया, पहले वाला अट्रैक्शन कम हो गया, तो टूट जाता है। NaCl के साथ क्या होता है, पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है हर जगह, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, हर जगह लग रहा होता है। तो पहले से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है उससे पहले से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है उससे ज्यादा फोर्स से वाटर अट्रैक्ट कर रहा होता है उसको। दोनों में चार्ज ही है, दोनों में अट्रैक्शन ही है, लेकिन पहले वाले में अब देखो कैसे ज्यादा होगा। ध्यान से, मान लो NaCl है, मान लो यहां पे NaCl है, तो क्या +1 -1 का चार्ज है, पहले से +1 -1 का चार्ज है। वाटर के -2 और +1 का चार्ज लगा रहा है, तो ज्यादा चार्ज है, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए वाटर ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है। सिमिलरली NaCl को चारों तरफ से वाटर घेर लेगा, और चारों तरफ से वाटर इसको पुल कर लेगा, खींच लेगा मतलब। और जैसे ही वाटर ज्यादा बॉन्ड देने लगा, ये टूट गया, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों आयंस अलग अलग हो गए। तो मैंने क्यों बोला था पानी में डालते ही आयंस अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पानी में डालते ही वाटर पहले से ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो पहले वाले से ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, तो इसको अलग खींचेगा, इसको अलग खींचेगा, इसको अलग खींचेगा, सबको अलग अलग खींच लेगा, सबको ज्यादा अट्रैक्शन देगा। और इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से यहां पे देखो क्या हुआ है, वाटर प्रोवाइड्स ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर क्या दे रहा है वहां पे, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है, देन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर प्रोवाइड्स ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो पहले से उसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पहले से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, पहले से आयनिक बॉन्ड लग रहा है, उससे ज्यादा पानी उसमें अट्रैक्शन लगाने लगता है। तो जब ज्यादा लगेगा तो टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा बेटा, यहां पे देखो एक एग्जांपल, एक प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, और माइनस चार्ज मान लो इसको अलग कर दिया, वैसे ही सारे प्लस माइनस को अलग अलग कर देगा। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। अच्छा, ये जो वाटर ज्यादा फोर्स लगा रहा है,
तो क्या यहां पे आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आयनिक बॉन्ड ब्रेक्स। आयनिक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या आयंस आयंस आर फ्री टू मूव? आयंस आर फ्री टू मूव इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयंस फ्रीली घूमने लगते हैं, लेकिन आयंस को अकेला छोड़ेगा नहीं वाटर। आयंस को ऐसे ही थोड़ी इसको तोड़ा है। आयंस क्या कर, आयंस को जैसे मान लो ये Na+ है, Na+ को चारों तरफ से वाटर घेर लेगा। पहले तोड़ा तो सही, तोड़ा अच्छा तोड़ दिया पहले से, बट इसको चारों तरफ से ही वाटर घेर भी लेता है। अच्छा क्यों घेर रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, +1 और -2 का अट्रैक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, Na+ है, यहां पे चारों तरफ से घेर रहा है, और चारों तरफ से घेरता है बहुत क्लोजली। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्शन कर लेंगे, घेर लेंगे। एक तरह से लेयर बन जाता है, एक तरह से लेयर बन जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा हाइड्रेटेड आयन। आयन नहीं दिखता पानी में, पानी में हाइड्रेटेड आयन दिखता है, ठीक है। उसी तरह वहां पे जो Cl- है, जरा ध्यान से देखना, जो Cl- है, क्या इसको वाटर का H+ घेर लेगा? वाटर का H+ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहां पे वाटर का H+ अट्रैक्ट कर लेगा, और चारों तरफ से बहुत अच्छे तरह से वाटर का H+ इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। चारों तरफ से बहुत अच्छे तरह से वाटर का H+ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो वाटर का H+ चारों तरफ से अट्रैक्ट कर लिया माइनस को, और प्लस वाले एंड को वाटर का ऑक्सीजन माइनस अट्रैक्ट कर लिया। और ये जो प्रोसेस हुआ, ध्यान देना कि जैसे ही हमने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला, पानी ने ज्यादा अट्रैक्शन दिखाया, उसकी वजह से आयन टूट गया। आयन अकेला नहीं रहता पानी में, पानी उसको चारों तरफ से घेर लेता है। ये जो पूरा टूटने का प्रोसेस हुआ, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या हुआ? क्या ये सॉल्यूट पार्टिकल था? इसको चारों तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल ने घेर लिया, और सॉल्वेंट पार्टिकल घेरने के बाद क्या आयंस डिसोसिएट हो गया? आयंस डिसोसिएट हुआ तो उसको भी पानी ने घेर लिया। इस एंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन करो, तब आगे का पार्ट नोट करते हैं। तो जो आप पानी पी रहे हो, नमक और पानी का जो आप घोल पी रहे होते हो, देखो उसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है। पहले से बेचारा आयनिक कंपाउंड बड़ा अच्छा बॉन्ड बना रहा था, लेकिन आयनिक कंपाउंड को कोई और मिल गया जो उससे ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बना रहा है, तो पुराना बॉन्ड टूट गया बेटा। और यही जिंदगी का नियम है बेटा। इसलिए आपके हाथ में हुए है नहीं कोई चीज। जल्दी लिखो। आपने मूवी देखी है हाफ गर्लफ्रेंड? तभी यहां हो, ऐसे थोड़ी। नहीं देखी है तब भी यहां हो, उससे बुरा क्या हो सकता है? आयनिक कंपाउंड पहले से बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाया हुआ था, लेकिन दुख होता है ऐसे बोलने पे, नहीं बोलूं? बताओ जरा। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। अच्छा एक बात बताओ, कहां पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है? प्लस को जब वाटर घेर रहा है या माइनस को ज्यादा वाटर घेर रहा है? कहां पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है? प्लस को। क्यों? एक ऑक्सीजन पे -2 है, इस पे +1 हो गया। हाइड्रोजन पे भी तो 2 प्लस है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, वाटर है, वहां भी वाटर है, वहां भी OH बॉन्ड है, यहाँ भी OH बॉन्ड। किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? प्लस का साइन, बेटा आप भेदभाव कर सकते हो, पानी नहीं। बेटा वो सेम लग रहा है, यहां -2 इस पे लग रहा है, इस पर 2 हाइड्रोजन बनके +2 बना दिया, बात तो एक ही है। सेम अट्रैक्शन लगता है बेटा, अदरवाइज अगर डिफरेंट अट्रैक्शन होता तो सरबत सरबत रहता नहीं। आधा पानी इधर भाग रहा होता, आधा पानी उधर भाग रहा होता, ज्यादा अट्रैक्शन तो क्लॉटिंग हो जाती। समझ रहे हो ना बेटा? पढ़ो, वरना ये सॉल्युबिलिटी निजी जिंदगी में हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है ना? स्टेबल जिंदगी बेकार हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, जिंदगी का रीत है बेटा ये, जहां अट्रैक्शन होगा बॉन्ड वही बनेगा बेटा, और ज्यादा अट्रैक्शन हो गया तो पुराना बॉन्ड टूट भी जाता है। एक्सपीरियंस तो बेटा बहुत है, पढ़ लो बेटा तुम। लिख लिया? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, ये तो हो गया आयनिक कंपाउंड। सुगर आयनिक कंपाउंड है कि कोवलेंट है? सुगर कैसा है? सुगर आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है? सुगर, सुगर का फॉर्मूला पता है ना? C6H12O6, C12H22O11। तो ये कार्बन का कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन का कंपाउंड है ना, ऑक्सीजन का कंपाउंड है, सारे नॉन मेटल का कंपाउंड है, तो कोवलेंट हुआ ना। अगर मैं सुगर को पानी में डालता हूं तो क्या होता है? वहां कैसे घुलता है, वहां कैसे शरबत बनता है? भाई नमक और पानी मिलाया तो आपको आयनिक वाला हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड मिला दूं, सुगर को मिला दूं, हाउ इट वर्क्स? क्या OH घुलता है? नहीं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी कैसे होती है? सॉल्युबिलिटी कैसे होती होगी? क्या वहां भी केटाइन एनायन अलग होगा? नहीं होगा ना। अब देखो ध्यान से, वहां कैसे होता है। एक C6H12O6, एक C12H22O11 नहीं होता है, बहुत सारे C12H22O11 होते हैं, ठीक है? लेकिन सारे बॉन्ड बनाए होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए होता है। जब आप पानी में डालते हो तो सारे C6H12O11 अलग अलग हो जाते हैं। और क्यों होता है? जब आप नमक को पानी में डालोगे ना, अपने आप नमक और पानी मिल जाता है, लेकिन सुगर अपने आप नहीं मिलता, उसको बहुत चलाना पड़ता है। अब देखो कि सुगर अंदर जम जाता है, बहुत देर तक उसको चलाना पड़ता है, तब वो जाके घुलेगा, ठीक है? अनलेस अनटिल उसमें नींबू नहीं है, तब तक उसको आपको बहुत चलाना पड़ेगा, तब जाके वो घुलेगा। लेकिन नमक को आप पानी में डालो, थोड़ी देर उसको छोड़ दो, अपने आप घुल मिल जाएगा। क्यों? उसमें अपने आप आयनिक अट्रैक्शन हो रहा, अपने आप ये चल रहा होता है, अट्रैक्शन प्रोसेस अपने आप चल रहा होता है, थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा, उसमें कोई स्टरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन चीनी बिना स्टरिंग के घुलेगा ही नहीं। रीजन, चीनी में कोई आपके पास आयंस नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा होता, अपने आप कोई अट्रैक्शन नहीं होता। तो चीनी के मोलिक्यूल को जब आप स्टर करते हो, चलाते हो उसको, तो मोलिक्यूल्स आपस में टूटते हैं। C12H22O11 आपस में जब उसको स्टर करोगे, टकराएंगे, एनर्जी मिलेगा, तो उससे मोलिक्यूल आपस में टूटता है, और बहुत सारे मोलिक्यूल आपस में टूट जाते हैं। जब टूट जाएगा तो वाटर उसको घेर लेता है, ठीक है? उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, सराउंडिंग होता है बस। कोवलेंट की बात कोवलेंट में करेंगे। छोड़, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर लिख लिया आपने, एनसीईआरटी में यही है, सुगर वाला कंपाउंड नहीं है। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, उसके बाद लिखो आप, हाँ मुझे बताओ, जो यहां पे वाटर से सराउंड हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर को कौन सा प्रोसेस बोलोगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, क्या ये सॉल्युबिलिटी है या हाइड्रेशन है? सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, अगर वाटर इज द सॉल्वेंट तो क्या ये हाइड्रेशन होगा? इस हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है या एनर्जी देनी पड़ रही है? रिलीज हो रहा है, हमें देनी पड़ रही है। रिलीज हो रहा है ना, अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां पे लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। तो जब भी बेटा आप आज के बाद नमक और पानी मिलाना,
उस ग्लास के ऊपर हाथ रख के देखना, हल्का हल्का गर्म फील होगा, हल्का हल्का हीट फील होगा, हल्का, बहुत माइनर होता है बट होता है। लेकिन चीनी को घुलाओगे तो नहीं मिलता है। अब कई लोग कह रहे हैं सर ठंडा लगता है, बेटा वो फ्रिज के पानी मिलाओगे ठंडा ही होगा। अगर आप NaCl को पानी में मिला रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी बेटा यहां पे रिलीज हो, हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका बहुत बेहतर लैब में वो कराया जाता है इसका एक्सपेरिमेंट। ग्लास को फ्रीजर में रख दो तो ग्लास ठंडा हो गया, ग्लास को फ्रीजर में रख दो, ग्लास ठंडा हो गया। अब ठंडे ग्लास में नॉर्मल पानी डालो और चीनी डालो, बहुत जल्दी से वो ग्लास गर्म हो जाता है। नॉर्मल पानी डालने से ही होता है। और उसमें नमक डालो, नमक और पानी डालो तो बहुत जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी रिलीज होने की वजह से ग्लास बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, नॉर्मल नहीं गर्म फील होता है। हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज। अगर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज है तो मैं लिख दूंगा यहां पे क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चीनी वाले केस में ऐसा नहीं होता, चीनी में हमें स्टर करना पड़ता है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, वो कोवलेंट में आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। अब लिखो सॉल्युबिलिटी के बाद लिखो हाइड्रेशन एनर्जी। अगला टॉपिक इज हाइड्रेशन एनर्जी। आपको मैंने ये जाने अनजाने में सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, ये पूरा प्रोसेस बेटा मैंने आपको हाइड्रेशन समझा, यही हाइड्रेशन। पानी अगर चारों तरफ से घेर ले किसी सॉल्यूट को तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। कोई भी आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर घेरेगा तो वाटर बेटा आयनिक कंपाउंड को, सारे आयंस को अलग अलग कर देगा। आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर चारों तरफ से घेरेगा तो आयनिक कंपाउंड के सारे आयंस को अलग अलग कर देगा। ठीक है, क्यों अलग अलग करेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है प्रीवियस से, और वाटर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, और पुराना बॉन्ड टूटने की वजह से आयंस फ्री हो गए। आयंस फ्री हुए उसको चारों तरफ से कौन घेर लेगा, सॉल्वेंट या वाटर जिसको हम बोलते हैं। लिखो ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा क्या आप युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, नहा के आया करो बेटा, क्लास में नींद नहीं आएगी। हाइड्रेशन एनर्जी ध्यान से देखो, हाइड्रेशन एनर्जी है तो अट्रैक्शन ही। हाइड्रेशन एनर्जी कुल मिला के क्या है, वाटर का अट्रैक्शन है, पानी का अट्रैक्शन है। तब अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ द आयन पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और तो लिख लो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्या ये बात क्लियर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। उसके बाद साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि साइज छोटा होगा तभी तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। बताया था ना, छोटे मोहल्ले का लड़का ज्यादा अट्रैक्शन करता है। चार्ज ऑफ आयन और साइज ऑफ, ये लैटिस में सेम कॉन्सेप्ट था अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली सेम था लैटिस में। तो हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे लैटिस में हम देखते थे चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, यहां भी चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। यहां भी सबसे पहले कंपेयर कैसे करेंगे, चार्ज को ही कंपेयर करेंगे। अगर चार्ज सेम आया तभी आप साइज पे जाओगे, अदरवाइज नहीं मूव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग। कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग। जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए।
देखो पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या चार्ज सब में सेम है, +1 -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, चार्ज सब में सेम है, ठीक है। लेकिन चार्ज सेम हो गया तब साइज देखेंगे, कौन वेरी कर रहा है, केटाइन के एनाइन, एनाइन। चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। जैसे इसमें आओ, क्या यहां भी सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस सब में सेम है, +1 -1 है। चार्ज सेम है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगा। BeF2 MgF2 देखोगे आप तो चार्ज सब जगह सेम है, +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1, चार्ज सेम है। चार्ज सेम है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज छोटा, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, तो साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। अगर यहां भी देखोगे तो +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, चार्ज सेम आ रहा है। अगर चार्ज सेम है तो साइज जो वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है मतलब केटाइन, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे देखोगे आप +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर एफ में देखोगे यहां तो +1 -1 है, यहां +2 -1 है, यहां पे +3 -1 है, यहां पे चार्ज वेरी कर गया, तो चार्ज वेरी कर गया तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम केस आप यहां पे देखोगे +1 -1 +1 -1 +1 +2 -1 और यहां पे +3 -1, तो ज्यादा चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मोर द चार्ज मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। फटाफट नोट डाउन करो, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहां पे एक छोटा सा कंपैरिजन है जो समझना है, यहां पे आप छोटा सा कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। जरा ध्यान से देखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, सोच के बताओ। जो आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहा है, भाई हाइड्रेशन एनर्जी वही तो हो रहा है जब आयनिक कंपाउंड पानी उसको तोड़ दे रहा है, वहां जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इसका मतलब ये एनर्जी ब्रेक्स द आयनिक कंपाउंड। क्या एनर्जी तोड़ रहा है, ब्रेक्स द आयनिक कंपाउंड। अच्छा, लैटिस एनर्जी क्या है, जब आयन बन रहा, जब जब कंपाउंड बन रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, तो क्या ये एनर्जी, दिस एनर्जी फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। एक एनर्जी, एक जो है आयनिक कंपाउंड बना रहा है, एक कंपाउंड तोड़ रहा है। अब ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी तो तभी होगा ना जब आयनिक कंपाउंड टूटे, अगर टूटेगा ही नहीं तो सॉल्युबल नहीं होगा। जब आयनिक कंपाउंड टूट जाए तभी तो उसको पानी घेरेगा चारों तरफ से, तो तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो सॉल्युबल होगा। बनाने वाली एनर्जी कम हो जाए, तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा, जब टूट जाएगा तभी तो वाटर उसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो जब सॉल्युबिलिटी कब होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तोड़ने वाला एनर्जी ज्यादा हो तभी तो जाके वो सॉल्युबल होगा। हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये होता है कि मान लो आपके पास कंपाउंड में हाइड्रेशन एनर्जी भी है और थोड़ा बहुत लैटिस एनर्जी भी है, और दूसरे कंपाउंड में भी हाइड्रेशन एनर्जी है और लैटिस एनर्जी भी है, तो कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो जहां ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस, ये इसी का दूसरा वर्जन है। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा।
या फिर मैं बोल दूं हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, या फिर मैं बोल दूं हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी में जितना ज्यादा गैप हो जाए, और जितना गैप होगा उतना ही आसानी से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड टूटना पड़ेगा, तोड़ने के लिए तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन लिख लीजिए, या तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी हो, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा आना चाहिए। सीधा सीधा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी? लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, difference of hydration minus lattice should be more. कंडीशन नंबर 1, दो ही कंडीशन होती है। जरा बताओ, इस वाले जो क्वेश्चन ऊपर लिखा है इसको मान लो H नंबर डाल दो, किसका ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी? हाइड्रेशन एनर्जी बताना, सॉल्युबिलिटी नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो +2 -2 सब में लग रहा है, सब जगह +2 -2। सल्फेट कॉमन है तो जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो गया। ठीक है, लिख लो। ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हाइड्रेशन एनर्जी का, जो दोनों पिंक में मैंने लिखा है। व्हाट विल बी द आंसर? सेम आंसर हो जाएगा, +2 -2 है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब एक सॉल्युबिलिटी का शॉर्ट ट्रिक है विथ 3 एक्सेप्शन। सॉल्युबिलिटी का शॉर्ट ट्रिक आ रहा है जिसमें 3 एक्सेप्शन है, उससे सॉल्युबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आए। हाइड्रेशन एनर्जी नहीं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पहले शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और फिर आपके पास 3 एक्सेप्शन पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी का जो ट्रिक निकला है ना, वो यहां से निकला है। सॉल्युबिलिटी का वो ट्रिक है नहीं, आसान करने का एक मेथड है, बस ध्यान देना। मैंने ये बोला कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का गैप बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का गैप कब बड़ा हो सकता है? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी कम से कम हो। कब हो सकता है ये? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी कम से कम हो। ध्यान देना, ये तभी हो सकता है ना जब मैं केटाइन को बड़ा कर दूं और एनाइन को सबसे छोटा कर दूं, तो एक का हाइड्रेशन एनर्जी तो बढ़ जाएगा और दूसरे का लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। या फिर मैं केटाइन को छोटा कर दूं, एनाइन को बड़ा कर दूं, भाई दोनों में साइज का इतना बड़ा डिफरेंस कर दूं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है ना, चाहे लैटिस हो चाहे हाइड्रोजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो केटाइन या एनाइन में से किसी एक की साइज छोटी कर दो, साइज छोटी करने से हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी में से कोई एक बढ़ जाएगा, और दूसरे का साइज बड़ा कर दो तो वो वाला एनर्जी कम हो जाएगा। तो अगर मैं केटाइन और एनाइन में साइज का डिफरेंस बढ़ा देता हूं तो अपने आप हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए तभी सॉल्युबल होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं केटाइन और एनाइन का साइज बढ़ा देता हूं। केटाइन का साइज छोटा कर दूं, एनाइन का बहुत बड़ा कर दूं, या एनाइन का साइज छोटा कर दूं, केटाइन का बहुत बड़ा कर दूं। जब साइज का डिफरेंस आएगा और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपने आप एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं बोलूं एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए, या फिर बोल दूं साइज ऑफ केटाइन एनाइन शुड बी बिगर या हायर। अगर साइज में डिफरेंस बहुत आ गया, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा केटाइन लिया और बहुत बड़ा एनाइन ले लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं हाइड्रेशन एनर्जी पूछता हूं,
हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज तो सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन अगर एनायन के पार्ट से देखोगे तो साइज बड़ा है, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी छोटा हो जाएगा। यहीं पे मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं जिसका केटाइन भी छोटा और एनायन भी छोटा है, केटाइन भी छोटा एनायन भी छोटा है, तो अभी भी चार्ज सेम है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी क्या बढ़ गया। तो अब देखो एक जगह जो है डिफरेंस ऑफ द साइज बहुत ज्यादा है, एक जगह डिफरेंस ऑफ साइज कम है, तो क्या हाइड्रेशन एनर्जी का भी तो डिफरेंस बढ़ गया। तो क्या चार्ज के साइज बढ़ाने से हाइड्रेशन एनर्जी का साइज भी तो बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी का डिफरेंस भी तो बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अभी के बाद ये याद रख लो, कंडीशन नंबर 2, या तो कहा जाए एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो, या फिर और साइज ऑफ केटाइन एनाइन शुड बी बिगर। केटाइन और एनाइन का साइज अगर वेरी कर जाए या बड़ा हो जाए, केटाइन एंड एनाइन का साइज जो है, साइज के बजाय लिखो साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन इज बिगर। मतलब केटाइन बहुत छोटा हो, एनाइन बहुत बड़ा हो, या एनाइन बहुत छोटा हो, केटाइन बहुत बड़ा हो। जैसे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं, जैसे बोर्ड पे देखना, मान लो मैंने एक केस लिया जिसमें केटाइन छोटा लिया और एनाइन बहुत बड़ा ले लिया, यहां आयनिक बॉन्ड बनेगा केटाइन एनाइन के बीच में। अब मैं क्या करता हूं, एनाइन केटाइन बहुत बड़ा ले लेता हूं और एनाइन मैंने बहुत छोटा ले लिया, तो देखो ये क्या अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन आयनिक बॉन्ड यहां स्ट्रांग होगा वीक होगा, स्ट्रांग होगा वीक होगा, वीक होगा। रीजन समझो, प्लस चार्ज तो ठीक है, लेकिन माइनस चार्ज ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस चार्ज बड़े एरिया में, डेंसिटी ऑफ द माइनस चार्ज कम हो गया, माइनस चार्ज बड़े एरिया में बट गया, तो माइनस चार्ज कमजोर हो गया। प्लस स्ट्रांग है बट माइनस बड़े एरिया में वीक हो जाता है, तो वीक चार्ज के बीच में आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा नहीं रहेगा। सिमिलरली यहां माइनस चार्ज तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने साइज बड़ा किया प्लस का, तो प्लस चार्ज वीक पड़ गया, प्लस चार्ज वीक पड़ गया तो क्या अट्रैक्शन कम हो गया। जैसे ध्यान दो, एक 10 साल का, मान लो इसका वैल्यू 10 है, एक 10 साल का लड़का है जो 50 केजी का है, और एक 10 साल का लड़का जो 500 केजी का है। एक 10 साल का लड़का है जो 50 केजी का, बड़ा स्लिम ट्रिम, कहीं भी भाग सकता, बड़ा मजबूत इंसान है, वही 500 केजी वाले को जेसीबी बुलानी पड़ेगी, है या नहीं। तो ध्यान से देखो, तो वीक हो गया ना वो, उतना ही एज है, उतना ही वैल्यू है, बट क्या वो वीक हो गया क्या बड़े साइज में, बड़े साइज में डेंसिटी बढ़ गया, वो वीक हो गया। सिमिलरली आप देखो, छोटा साइज है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है, लेकिन साइज क्या हो गया बड़ा, अभी क्या वीक हो गया है, वीक हो गया, तो वीक चार्ज के बीच में आयनिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड वीक हुआ, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड वीक हुआ तो आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा, आयनिक बॉन्ड टूट गया तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, शॉर्ट ट्रिक ये कहता है, ये सब तो आपको ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर केटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंस बड़ा है तो आयनिक बॉन्ड वीक है, इसलिए सॉल्युबल ज्यादा होगा। केटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, खत्म कर। केटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंस ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि केटाइन एनाइन का साइज डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड कमजोर है, आयनिक बॉन्ड कमजोर है, टूट जाएगा, टूट जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक, लिख लिया है वाला, लिखो लिखो लिखो, लिख लो शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक को क्वेश्चन में लगाना सिखाता हूं, अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा है। टाइम हो गया बेटा, गीता में लिखा है कि टाइम होने पर size of cation and anion should be higher for greater solubility। अभी तुम्हारी कोई क्लास थोड़ी है, मैंने सुना है नहीं है ऑर्गेनिक की क्लास है, सुभाष सर की क्लास है अभी, सही बताओ। बढ़िया यार, पढ़ो, इसके बाद कल करते हैं। एक क्लास में एक्स्ट्रा लूंगा बिकॉज ऑफ कल, लास्ट नहीं कल लूंगा, कल आज नहीं, आज वैसे ही मैं 2 घंटे सोया हूं, अब गला बंद हो रहा है।